नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CUET PG के चैनल पर। मेरा नाम है प्रियंका दास और मैं आप लोग की ज्योग्राफी मेंटोर हूँ। आज हम लोग ट्राई करेंगे पढ़ने की कि किस तरीके से एक्चुअली एग्ज़ाम का पैटर्न, हम जो कल सिलेबस में देखे हमने कि किस तरीके का पैटर्न एक्चुअली आ रहा है, उसको सबसे अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। जो रीसेंट पेपर है उसको एनालाइज करके, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके, और ये ताकि आप लोग को प्रॉपर चीज़ों की फाउंडेशन भी समझ में आ जाए कि एक्चुअली किस तरीके से चीज़ें पक रही है यहाँ पे अपने CUET का, किस तरीके से अभी रुख बदल रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो PYQs है और ये 2024 में पूछे गए हैं। तो इन पे हम लोग आज गौर करते हुए हम उन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगी इस सीरीज़ को और सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करते हुए, इन टॉपिक्स को प्रॉपरली डिस्कस करते हुए, और जब हम एक्चुअली जब सब्जेक्ट टॉपिक पे फोकस करके पढ़ेंगे उसको हम और डिटेल पढ़ेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ग्रिफिथ-टेलर्स क्लाइमोग्राफ व्हाट डू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन दिखा रहा है एक्स एक्सिस में क्या दिखा रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वाई एक्सिस पे दिखा रहा है वेट बल्ब टेम्परेचर, बी में वही वाइस वर्सा है, सी में आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस टेम्परेचर है, वाई एक्सिस प्रेसिपिटेशन, डी में दिया हुआ है एक्स एक्सिस प्रेसिपिटेशन है, वाई एक्सिस टेम्परेचर स्विच करके दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बात करते हैं कि पहली बात क्लाइमोग्राफ है क्या चीज़। ठीक है, क्लाइमोग्राफ एक टाइप का ग्राफ होता है जो कुछ इस तरीके से बनता है। वाई के दो एक्सिस रहते हैं। ठीक है, एक तरफ टेम्परेचर रहता है, एक तरफ रहता है प्रेसिपिटेशन, ठीक है, और एक तरफ यहाँ पे रहते हैं मंथ्स। ठीक है, और जो टेम्परेचर होता है उसको लाइन ग्राफ से शो किया जाता है, राइट, और जो प्रेसिपिटेशन होता है उसको बार ग्राफ से शो किया जाता है। ये क्लाइमोग्राफ है जो हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। बट यहाँ पूछा गया है ग्रिफिथ-टेलर के क्लाइमोग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है। ये एक्चुअली ग्रिफिथ-टेलर का हम लोग का क्लाइमोग्राफ जो हम बहुत सारे पैटर्न बहुत सारे लोगों ने जो दिए है वो है। तो यहाँ हमें समझना होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक्चुअली रहता क्या है, ताकि आप लोग हमेशा याद रख पाएंगे, आप हर क्वेश्चन को ऐसे चुटकी में सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं वाई एक्सिस और इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दिखाता है और वाई एक्सिस किसको दिखाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैं दो वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, एक मैं खड़ी हूँ और एक और इंसान वाई खड़ा है। ठीक है, मैं एक्स हूँ, वो वाई है, तो मेरा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर, तो वो डिपेंडेंट है, उसका मेरा उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, राइट। मतलब कि एक्स के ऊपर वाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर वाई का फ़र्क पड़ रहा है एक्स से। ठीक है, तो इसीलिए एक्स और वाई को हमेशा याद रखना कि एक्स एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और वाई एक्सिस में रहेगा आपके डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप जब देख रहे हैं कि क्लाइमोग्राफ की बात हो रही है तो ग्रिफिथ-टेलर ने क्या रखा कि यहाँ पे तो पहली चीज़ है कि कैसे टेम्परेचर में और जैसे हम कैसा फील कर रहे हैं, हाउ डू वी फील व्हेन वी आर आउटसाइड। ठीक है, तो वो है फील, वो अनकंफर्टेबिलिटी, डिग्री ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी की बात की है उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, डिग्री ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी किसके बेसिस पे होता है, किस पे होता है, यहाँ पे हम लोग जब अनकंफर्टेबिलिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी, हम लोग जब बोलते हैं ना कि बरसात हो गया तो बहुत ह्यूमिड हो गया है, बहुत ही चिपचिप कर रहा है, तो ह्यूमिडिटी तो है ही है, और वेट बल्ब टेम्परेचर का इस्तेमाल होता है। और क्यों होता है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स एक्सिस पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या फ़र्क पड़ रहा है कि क्या बोलते हैं, इस ह्यूमिडिटी की वजह से, नॉट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से। तो यहाँ का ऑप्शन कौन सा होगा, ए सही होगा इसका आंसर। हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्स एक्सिस जैसे हमने बताया इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। तो यहाँ क्या होता है, जो जहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो रिस्पॉन्स टू किसके होते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लेवल्स के चेंज में डिपेंडेंट होता है। तो क्या है, एक और चीज़ आप देख लीजिए, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी क्या अंतर होता है, क्योंकि हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या डिफरेंस क्या है।
एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, मान लीजिए एक कटोरी है, आपको दाल पीना है, आपने दाल ले लिया, आपके डाइटिशियन ने बोला कि 50 ग्राम दाल पीना, ठीक है, मैंने कटोरी में 50 ग्राम पी लिया, वो वॉल्यूम बस उससे हमें मतलब होता है। पर ऐसा हो रहा है कि मैंने क्या बोलते हैं उस कटोरी को भर रही हूँ और पूरा भर चुका है, पर उसका वो जो भर चुका है वो पूरा वो है उसका 100%। अब वो जो उसमें जो प्रोपोर्शन हम देखने लगते हैं तो परसेंट के बेसिस पे देखते हैं, तो उसका एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बेसिस में हम वो कटोरी सिलेक्ट करते हैं, राइट। ये बस एग्जाम्पल था। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर XYZ, ठीक है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कंपेयर टू द मैक्सिमम इट कुड होल्ड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर के बेसिस पे ही हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ग्राम पर मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, इसको मेजर किया जाता है, इसको परसेंटेज में मेजर किया जाता है। ये डिपेंड करता है वाटर वेपर के प्रेजेंस पे, और ये दोनों के प्रेजेंस पे वाटर वेपर भी और टेम्परेचर भी मायने रखता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा है 10 ग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, और ये है 50% ह्यूमिडिटी मीन्स द एयर होल्ड्स हाफ द वाटर वेपर कुड एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में वो उतना होल्ड कर सकता है, उसका कैपेसिटी है उतना ह्यूमिडिटी को होल्ड करना। सो यहाँ पे अब जो मैं बताती हूँ, हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर को और अच्छे से समझेंगे कि यहाँ देखो, इफ़ द एयर इज़ वेरी ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी जब बहुत ज़्यादा है तो वेट बल्ब टेम्परेचर इज क्लोजर टू द एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर का मतलब होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो नॉर्मल हम लोग का टेम्परेचर हम लोग मानते हैं ना, उसी को ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहा जाता है। तो जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है तब जो वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर वो सिमिलर भी हो सकता है या तो करीब हो सकता है, वरना जनरली वेट बल्ब टेम्परेचर हमेशा उससे कम ही रहेगा, कभी उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। कभी क्वेश्चन आए तो यू कैन आंसर दिस कि वेट बल्ब टेम्परेचर कभी भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो सकता है। इफ़ द एयर इज ड्राई मोर वाटर कैन इवापोरेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इवापोरेट का वर्ड आ रहा है, मतलब ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर है इवापोरेशन से मतलब रख रहा है। तो जो मैं ये कह रही थी कि जो डिपेंड करता है यहाँ पे y कि हाउ x डिपेंड माने y डिपेंड्स अपॉन x, वो कैसे था, क्योंकि यहाँ इवापोरेशन का लेवल देखते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर पर, तो लेवल ऑफ इवापोरेशन देखते हैं। तो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इवापोरेशन का लेवल कम हो जाएगा, तो वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ गए? सो इसका आंसर हमने पहले समझ लिया है और आपने कॉन्सेप्ट भी देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। मैच द फॉलोइंग डायरेक्शंस ऑन ग्रिफिथ टेलर्स क्लाइमोग्राफ विद द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। यहाँ क्या है, उन्होंने जब बताया कि डिग्री ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी ठीक है, डिग्री ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी जो होती है, हमें जो अनकंफर्टेबल फील होता है, व्हाट डू वी फील एक्चुअली, जब इवापोरेशन नहीं होता एंड वी आर स्वेटी तो हम लोग को गर्मी ज़्यादा लगती है, टेम्परेचर का एहसास ज़्यादा होता है। हमने बहुत सुना है कि कई सारे डेथ्स हो गए हैं इस तरीके के, जब जमावट होती है, जब गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, या हीट वेव जो कहा जाता है। हीट वेव का क्या मतलब होता है, एक कंटिन्यूस टेम्परेचर है जो उस लेवल से उतने ही ऊपर में रह रहा है और उसके साथ ह्यूमिडिटी के लेवल्स, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लेवल्स बहुत ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है। तो क्या होता है, वो एक कंडीशन बन जाती है जहाँ पे हम लोग सहन नहीं कर पाते उस गर्मी को, वो इतना तकलीफ चुभता है वो। तो उसी में उन्होंने क्या किया कि किस तरीके से वो डिवाइड किया उस ग्राफ को। तो ग्राफ को उन्होंने कैसे डिवाइड किया, हमें ये पता है कि यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है और यहाँ पे है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज। तो यहाँ को हम ऐसे कर सकते हैं 10, 20, 30, 40 ऐसे ऐसे करके जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी 10, 20, 30, 100 तक चले गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, नॉट टिपिकली इस तरीके से डिवीजन है बट इस तरीके से डिवाइड किया। तो हम ये जानते कि यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ से कम है, कम टेम्परेचर भी कम है, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम है, समझ गए। तो मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर इस तरफ कम है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला इस तरफ का क्या होगा, इस हाफ को क्या बोलेंगे, ड्राई, राइट। और सिंस रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे 50% से ज़्यादा होता जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉइस्ट, राइट, या वेट
ठीक है। और अब टेम्परेचर का हम देखते हैं, यहाँ नीचे रहेगा टेम्परेचर मतलब कम टेम्परेचर है, तो मतलब यहाँ क्या रहेगा कोल्ड, राइट। और इधर जबकि ऊपर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा हॉट। तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिले। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कैसे समझेंगे, स्कॉचिंग से क्या समझते हैं, स्कॉचिंग मतलब जलने वाली गर्मी। जलने वाली गर्मी कब होती है, जब लू बहती है, जब ड्राई रहता है वेदर। लू एक ड्राई हवा है, एक लोकल विंड है जो कि ड्राई होता है नेचर में, वार्म ड्राई विंड है। तो हम लोग अपना एग्जाम्पल लेते हुए सीखेंगे कि स्कॉचिंग मतलब जब वो जलने वाली गर्मी होती है तो वो स्कॉचिंग कहला जाता है, मतलब ड्राई और गर्मी, हॉट एंड ड्राई। तो हॉट एंड ड्राई कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो 1 मतलब है ये नॉर्थ वेस्ट, राइट। सेकेंड है क्या है, मगी। मगी होती है चिपचिपी, चिपचिपाहट जब होती है, जब मतलब गर्मी भी है और बहुत ज़्यादा उमस भी है, तो उस चिपचिपाहट की जब वो फीलिंग होती है उसको मगी कहते हैं। तो मगी कहाँ होगा, हॉट भी है और मॉइस्ट भी है। तो यहाँ पे वेट वाला में, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड वाला मगी, मतलब क्या है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ये। यहाँ पे थर्ड क्या बोलते हैं हम, फोर्थ कीन पहले देख लेते हैं। नहीं, हाँ चलिए, मतलब यहाँ पे यहीं पे समझ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि जो स्कॉचिंग है वो क्या है। स्लाइड चला जा रहा है, एक बार देख लो प्लीज। जैसे हाँ जी मैम, इसके पहला वाला स्लाइड ये हाँ यहाँ से मतलब वो हुआ। मतलब क्वेश्चन था। ओके मैम, पता नहीं ये क्या था मैम, वो मैंने ये क्वेश्चन, जैसे वाला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है ये वाला, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड वाला है, तो ये सेकंड क्वेश्चन चला गया। आपने बच्चों को बताया था। हाँ 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 ओके मैम, कोई नहीं कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। बच्चों को चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या था, यहाँ पे भी मतलब उसका एक्सप्लेनेशन था। ओके कोई बात नहीं मैम, यहाँ कोई नहीं, ये वाला मैं बता देती हूँ, वही समझ। यहाँ पे भी सेम डायग्राम है। ओके, सॉरी फॉर द ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि वही जो मैं वहाँ बता रही थी कि स्कॉचिंग, यहाँ पे स्कॉचिंग की जो बात हो रही है, चलिए कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्लाइमोग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो पहला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना उससे आप लोग समझ जाएंगे। मैं यहाँ पे एक बार फिर भी बता देती हूँ कि जो ये मान लीजिए ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट और ये है साउथ ईस्ट। ये है हमारा ग्राफ। यहाँ पे हमारा था वेट बल्ब टेम्परेचर, राइट। यहाँ पे था हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज, और हमेशा यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है दोनों, राइट। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये जब यहाँ पे कम है तो उस चीज़ को हमें समझना होगा कि जो स्कॉचिंग है वो है जलने वाले, तपने वाली गर्मी, राइट। तो तपने वाली गर्मी क्या होता है, यहाँ पे जैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है और क्या बोलते हैं यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बढ़ती जा रही है, तो वो नहीं चलेगा, ड्राई और गर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा टेम्परेचर यहाँ पे, तो स्कॉचिंग यहाँ हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग उसकी बात करें, क्या बोलते हैं, जब हम मगी की बात करें तो गर्म भी होगा और बहुत ह्यूमिड भी होगा। तो जब मॉइस्ट की बात करते, हमने यहाँ पे डिवीजन कर दिया था, राइट। यहाँ पे किस तरफ मॉइस्ट है किस तरफ ड्राई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मगी। कीन का क्या मतलब होता है, वी कीन टू डू दैट, वी लाइक, मतलब हम वो चाहते हैं वो करना, वो हम पसंद कर रहे हैं वो चीज़। तो वहाँ कीन क्या होगा, जहाँ ठंडा भी वेदर होगा, ड्राई भी वेदर होगा, जहाँ पे आराम लगेगा हमें, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, साउथ वेस्ट में हो जाएगा कीन। और जो साउथ ईस्ट है वहाँ पे क्या हो जाएगा,
ऐसा वेदर जहाँ पे कई बार हम लोग को ठंडा गर्म का थोड़ा दिक्कत लगता है, पर वो है यहाँ पे हो जाएगा रॉ, मतलब ठंडा भी है और मॉइस्ट भी है, ठीक है। ये उसका एक्सप्लेनेशन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेस अ सेडिमेंट्री रॉक विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बोला गया है, कौन सा सही है, करेक्टली मैच है, ठीक है, कौन सा सही है। यहाँ देखा जाए तो कौन सा सही है हमें देखना होगा कि लाइमस्टोन सिस्ट में तब्दील होता है क्या। पहली चीज़ तो क्या है कि सेडिमेंट्री रॉक और जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो क्या होता है, इग्नियस रॉक एक्चुअली मोल्टन फॉर्म ऑफ मैग्मा से जब वो क्या बोलते हैं सॉलिड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, राइट, जब मैग्मा से बनता है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है कि वो जो सेडिमेंट्स और जो नदियों से सेडिमेंट्स बह रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से टूट टूट के जब छोटे छोटे कण बनते जा रहे हैं, सॉइल हो गया, विद टाइम जब मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाता है तो लेयर बाय लेयर वो जब स्टैक कर जाते हैं और तब वो सॉलिडिफाई होते हैं तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इग्नियस रॉक्स और जो सेडिमेंट्री रॉक्स है दे गो थ्रू सम काइंड ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर का जो चेंज, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम हीट, प्रेशर दिया जा रहा है, कोई तरीके का केमिकल है, उस वजह से जब वो चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर होता है उस रॉक में, चाहे वो सेडिमेंट्री हो, इग्नियस हो या वो मेटामॉर्फिक ही क्यों ना हो, तो वो उसे कहते हैं मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक का जो होता है हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, कौन सा सही है जो चेंज हो रहा है किसी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ स्टोन से, वो चाहे इग्नियस हो या सेडिमेंट्री हो, टू मेटामॉर्फिक रॉक, टू दैट कॉम्पोजिशन ओनली, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि बसाल्ट नीस में बन रहा है, जो कि नहीं होता है, नीस बनता है ग्रेनाइट से, राइट। यहाँ हम देख सकते हैं लाइमस्टोन शीस्ट में बन रहा है, जबकि लाइमस्टोन बनता है मार्बल में, राइट। जो ये बसाल्ट दिया है वो बसाल्ट बनता है सिस्ट में, ठीक है। हमने तो ये देख ही लिया कि लाइमस्टोन मार्बल में बनता है तो वो तो है ही नहीं, तो कौन सा ऐसा ही होता है, सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट में बनता है। एक चीज़ मैं मिस कर गई थी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना, वो जब मेटामॉर्फाइज होते हैं या मेटामॉर्फोसिस उसमें होता है, तब वो क्या होता है कि वो रिक्रिस्टलाइज होते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, ठीक है। तो सैंडस्टोन जब मेटामॉर्फाइज होता है तो क्या होता है, क्वार्ट्जाइट बन जाता है। तो यहाँ कौन सा आंसर सही है, सैंडस्टोन सही है, ठीक है। यहाँ देखो हम लोग, देखो यहाँ पे वही चीज़ मैंने बताया है, पर ये देखो कुछ हम लोग देख लेते कौन से सेडिमेंट्री कोर रॉक्स है और जो इग्नियस कोर रॉक्स है उनको हम देख लेते हैं क्या क्या है। सेडिमेंट्री रॉक क्या है, सैंडस्टोन हो गया, शेल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, कॉग्लोमरेट हो गया, सिल्टस्टोन हो गया, मडस्टोन हो गया। दीज आर लाइक वेरी मेजर एंड फाउंडेशनल स्टोन्स, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान रखना है और ये हर चीज़ यही आसपास इन्हीं चीज़ों से बनी हुई है। तो हमें ये ध्यान देखते हुए कि सैंडस्टोन किस में तब्दील होता है, क्वार्ट्जाइट में तब्दील होता है, शेल, स्लेट या नीस में होता है। नीस एक ऐसा है रॉक जो कि ना वो सेडिमेंट्री रॉक से भी बनता है और इग्नियस रॉक से भी बनता है, एक ऐसा एक्सेप्शन है नीस, आप इसको हमेशा ध्यान रखना। नीस एक ऐसा रॉक है जो सेडिमेंट्री रॉक से भी बनता है मेटामॉर्फाइज होके और इग्नियस रॉक से भी बनता है। शेल किस में तब्दील होता है, स्लेट या नीस में होता है। सेडिमेंट लाइमस्टोन किस में होता है, मार्बल में। कॉग्लोमरेट होता है मेटाकॉग्लोमरेट में, बहुत ईजी है मेटाकॉग्लोमरेट। सिल्टस्टोन होता है फाइलाइट में, मडस्टोन होता है स्लेट में। यहाँ पे हम इग्नियस रॉक्स देख लेते हैं, कौन से होते हैं, ग्रेनाइट, बसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट, रायोलाइट। ग्रेनाइट हमेशा याद रखना नीस में होता है, कौन सा एक और नीस में होता है, शेल भी नीस में होता है, और कौन सा होता है, ग्रेनाइट भी नीस में होता है, ये दो हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। बसाल्ट किस में होता है, सिस्ट में हो जाता है। हाँ, गैब्रो होता है एम्फीबोलाइट या सर्पेंटाइन, कोई बात नहीं, ये बहुत ही ईजी है, एम्फीबोलाइट, सर्पेंटाइन, गैब्रो, ठीक है, गब्बर खुश हुआ, गैब्रो, ठीक है। और डायोराइट होता है वो भी नीस में तब्दील होता है, नीस में तब्दील होते हैं ऐसे जहाँ पे उनका केमिकल और स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, नीस के प्रॉपर्टीज़ को मैच करते हैं, ठीक है। और रायोलाइट हो जाता है वो भी सिस्ट में हो जाता है, ठीक है। बसाल्ट और रायोलाइट किस में चेंज हो जाते हैं, सिस्ट में हो जाते हैं। ये देखिए एक जो मैम बोल रही थी कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो जो ट्रांसफॉर्म होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो ट्रांसफॉर्म होते हैं दूसरे मेटामॉर्फिक रॉक्स में ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर प्रेशर जाता रहता है तो लेवल ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से जो चेंज आता है उसको हम लोग फिर ये 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। मतलब जब
टेम्परेचर और प्रेशर रहे तो उसको क्या बोलते हैं, लो ग्रेड वाला। तो माने स्लेट बहुत ही कम टेम्परेचर और प्रेशर में फाइलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। मीडियम ग्रेड वाला जो होता है, जैसे फाइलाइट हो चुका है लो ग्रेड का एक मेटामॉर्फिक रॉक, अब लो ग्रेड का मेटामॉर्फिक रॉक मीडियम ग्रेड के मेटामॉर्फिक रॉक में जाएगा तो क्या होता है, वो सिस्ट बन जाता है। स्लेट से फाइलाइट बना, फाइलाइट से सिस्ट बना, राइट। हाई, अब जो ये सिस्ट है वो एक मीडियम ग्रेड का बन चुका है, तो मीडियम ग्रेड वाला अब क्या होगा, हाई ग्रेड में बनता है। तो वो क्या होता है, सिस्ट बनता है। हमने पहले ही पढ़ा था सिस्ट किस में बनता है, नीस में बनता है, और नीस बन जाता है मिगमेटाइट। चलो ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। पर जब एक्सट्रीम कंडीशंस आते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस का मतलब होता है जब पत्थर पूरा ही पिघल जाता है, मतलब बैक टू मैग्मा। तो जब वो फॉर्मेशंस हो जाते हैं तो क्या मतलब होता है, इसके बाद क्या बनेगा, चलो ये नाम ठीक है, एनाटेक्टिक रॉक, बट एक्चुअली में क्या बनेगा, अब जो वो इसके बाद रॉक बनेगा वो होता है इग्नियस रॉक। तो एनाटेक्टिक रॉक एक इग्नियस रॉक है। द साइकिल कंप्लीट्स हियर। तो इस तरीके से जो ये वाला फॉर्मेशन होता है कि इसमें जब मेटामॉर्फिक रॉक में आप जब चेंजेस देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे हम देख लेंगे। ये है फोर्थ वाला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग हेट्रोस्फीयर लेयर्स फ्रॉम द लोअर टू द अपर लेयर। हेट्रोस्फीयर की बात कर रहे हैं। हेट्रोस्फीयर और होमोजेनियस में क्या अंतर समझते हो, बड़ा सिंपल सा अंतर है वैसे देखा जाए। मैंने यहाँ पे एक आप लोग को समझने के लिए एक बस डेफिनेशन दे के रखा है। हेट्रोजेनस और होमोजेनस हम जानते हैं ना। होमोजेनस क्या होता है, होमोजेनस मतलब सिमिलर, यूनिफॉर्म। होमो इज सिमिलर, यूनिफॉर्म। हेट्रो मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट होता है। हम सैम्पलिंग में कई बार पढ़े होंगे कि होमोजेनस पॉपुलेशन, हेट्रोजेनस पॉपुलेशन। तो उसी तरीके से जब एयर की बात हो रही होती है तो हेट्रोजेनस लेयर और होमोजेनस लेयर होते हैं। ठीक है, होमोजेनस लेयर्स क्या होता है, वो सिर्फ हमारे क्या बोलते हैं 90 to 100 किलोमीटर्स के रेंज में ही रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर सारे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 90 किलोमीटर्स है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, चीज़ें अलग हो जाती है। ठीक है, अलग का मतलब क्या होता है, यहाँ क्या होता है, जो हवा के जो मॉलिक्यूल्स और जो भी हमारे एलिमेंट्स है, हवा के जो अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, मॉलिक्यूल्स जो है वो सारे इकट्ठे रहते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड सारे मिल के रहते हैं, क्योंकि वो सारे टर्बुलेंस में रहते हैं ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स विच वी विल लर्न आफ्टरवर्ड्स। तो क्या होता है, जब शांत हो जाता है माहौल तो उन लोग क्या करते हैं, अपने आप को ठंडे हो जाते हैं और अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं कि अब मेरा क्या बोलते हैं, मैं अपने अपने वजन के हिसाब से अलग अलग रहूँगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है अपना मन मर्जी तो नहीं चलता उनके वजन के हिसाब से, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना हल्का होता जाएगा। कोई भी, हम लोग ये हमेशा जानते हैं कि गर्म होता है तो हल्का हो जाता है तो ऊपर चला जाता है, वैसे ही गैस का भी वही प्रॉपर्टी है। यहाँ पे वो चीज़ है कि वो जो हल्का होता जाता है वो ऊपर रहेगा लेयर में। तो हम जानते हैं कि जो हमारा हेट्रोजेनस वाला जो होमोजेनस जो हमारा है यहाँ पे लो एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन अबंडेंस में है। तो हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट में नाइट्रोजन हो सकता है, राइट, नाइट्रोजन का अवेलेबिलिटी हो सकता है। तो हम मान सकते हैं कि नाइट्रोजन है क्या, ये रहा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को हम 1 ले सकते हैं। तो 1 कहाँ कहाँ है, सी कहाँ पे है पहला, वैसे हमें तो पहले ही आंसर मिल गया है, पर देखते हैं। फिर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन उससे भारी मॉलिक्यूल है, उसका वजन, ठीक है, वो हो गया सेकंड, सही है। सी डी आ गया, और बी है हीलियम। हीलियम हल्का एक गैस है तो वो उसके ऊपर होगा, और उसके ऊपर होगा हाइड्रोजन, राइट। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो क्या होता है, होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर का क्या है देख लीजिए। 100 किलोमीटर तक एक्सटेंशन रहता है, ये 100 किलोमीटर के ऊपर रहता है। गैस कॉम्पोजिशन क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड ट्रेस गैसेस। और यहाँ पे होते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, पर मैक्सिमम हम देखा जाएगा ज़्यादा हल्की गैसेस जो है मॉलिक्यूलर वेट जिनका कम है वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट लेयर्स क्या है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, और यहाँ पे है आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि कैसे मॉलिक्यूलर वेट की वजह से हो रहा है। पर आप एक और चीज़ यहाँ देखेंगे, टर्बो पॉज करके लिखा हुआ है।
ये क्यों लिखा है? टर्बोपॉज मतलब क्या है? यहाँ पे टर्बुलेंट मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है। तो जो टर्बुलेंस रुकता है, वो जो ट्रांजिशन आ रहा है, टर्बोपॉज है क्या चीज़? जैसे ट्रोपोपॉज है, स्ट्रैटो है ना, हम लोग पढ़े हैं ना। तो ये टर्बोपॉज क्या चीज़ है? तो टर्बोपॉज क्या होता है पहले हम समझते हैं। जो टर्बुलेंस होता है ना होमोस्फीयर में, इट इज़ ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एयर बार बार मिलती जाती है, मिक्स करते जा रहे हैं। हम लोग जब केक बैटर बना रहे होते हैं, या क्या बोलते हैं किसी तरीके का बैटर बना रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं कि चीज़ें कोई लंप ना रह जाए, कोई चीज़ में ऐसे अलग अलग ना रहे, सब अच्छे से मिक्स हो जाए, एकदम होमोजेनियस यूनिफॉर्म हो जाए सारा। वैसे ही मिक्सिंग होती रहती है पूरे एटमॉस्फेयर में। जो लो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, वो होमोस्फीयर जिसे कहते हैं हम लोग, वो क्यों हो रहा होता है? इसके 4 कारण हैं। पहला है टेम्परेचर वेरिएशन का। डिफरेंशियल हीटिंग जो होती है, डिफरेंशियल हीटिंग का मतलब होता है अनइवन वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू वैरिंग सोलर रेडिएशन and surface properties leading to temperature differences that drive atmospheric circulation and weather circulation। ठीक है, तो जो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से मिक्सिंग होती रहती है। दूसरा है विंड पैटर्न की वजह से लार्ज स्केल में विंड मूवमेंट होती रहती है। थर्ड होता है जोग्राफिकल फीचर्स, माउंटेन्स हो गए, ऊंची ऊंची वैलीज, और फिर टेरेन हो गया, वो डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं फ्लो में। और लास्ट है वेदर सिस्टम्स, जैसे स्टॉर्म्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, और अदर मेट्रोलॉजिकल जो फिनोमेना हो रहे होते हैं। इस वजह से टर्बुलेंस कंटिन्यूस हो रहा होता है होमोस्फीयर में। ठीक है, सो टर्बोपॉज क्या होता है? ये बीच में लाई करता है होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर के बीच में। यहाँ पे क्या होता है? एटमॉस्फेरिक मिक्सिंग कॉज्ड बाय टर्बुलेंट मोशन इन द होमोस्फीयर डिमेंशंस डिमिनिशेस, मतलब वो बंद हो जाता है, अब वहाँ पे टर्बुलेंस नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि गैसेस बिगिन टू स्ट्रैटिफाई अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो आप समझ गए कि क्यों हो रहा है ऐसा, ये यहाँ पे शांति क्यों आ गई है। तो वहाँ पे सबसे नीचे कौन सा है? सबसे भारी कौन सा मॉलिक्यूलर वेट है? नाइट्रोजन का, उसके बाद है ऑक्सीजन का, उसके बाद है हीलियम का, और उसके बाद है हाइड्रोजन का। ठीक है, समझ गए इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैच द प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स वैल्यूज विद द कॉरेस्पॉन्डिंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, ओके, हम लोग आ गए थॉर्नटविथ के क्लासिफिकेशन में। किसके क्लासिफिकेशन में? थॉर्नटविथ के 1930 कौन सा था? ठीक है, 1938 के क्लासिफिकेशन में, 1931 के क्लासिफिकेशन, 1931 के क्लासिफिकेशन में। ठीक है, आई एम रियली सॉरी। तो क्या होता है कि जो इफेक्टिवनेस इंडेक्स वैल्यूज है, वो हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस मतलब होता है, वो ह्यूमिडिटी रीजन्स की बात कर रहे हैं। वो रीजन जहाँ प्रेसिपिटेशन का मतलब है, ठीक है, ह्यूमिडिटी से मतलब है, तो मतलब जहाँ पे मॉइस्चर कहाँ ज़्यादा है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 5 ऐसे ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस उन्होंने सजेस्ट किए थे, यहाँ पे बोला है वेजिटेशन टाइप के साथ मिलाने के लिए। तो हमको पता है कि जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा, जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर है, वो कौन से एरियाज होंगे, वहाँ पे किस तरीके का वेजिटेशन होगा, वो है रेन फॉरेस्ट होगा। तो हम यहाँ देखेंगे वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो उसके साथ हम उस वेजिटेशन को मिलाएंगे, और जो सबसे कम होगा उसके साथ हम किसको मिलाएंगे? डेजर्ट को मिलाएंगे, राइट, सेमी एरिड डेजर्ट को मिलाएंगे। तो रेन फॉरेस्ट के साथ सबसे पहले देखते हैं बड़ा वैल्यू कौन सा है, 127 अबव। तो ए के साथ 1, ए के साथ 1 कोई दिख रहा है आपको? 1 ए ये रहा, 2 है, 1 और 3 में दिख रहा है। अब देखते हैं कि डेजर्ट, पहले हम इसको मिला लेते हैं। आपको नहीं भी पता है तो आपको बन जाएगा ये। ठीक है, बहुत ही आसान है, क्योंकि ये आपको रिलेटिवली सोचना है चीज़ों को कि कैसे मैं उसको निकालूँ। अब हो सकता है नंबर्स याद ना हो रहा हो, पर हमको रिलेटिवली चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे कम वैल्यू 16 एंड बिलो, मतलब 5 को डी के साथ मिलाना है। तो 5 और डी कहाँ पे दिया है? 5 फर्स्ट और 3 में देखते हैं, 5 और डी यहाँ पे ई है। तो कौन सा सही हो रहा है? मतलब 3 वाला। तो क्या हो रहा है कि इसके बाद कौन सा होगा देखा जाए तो 1 का ये हो गया, 2 का बी है, 2 का फॉरेस्ट ग्रासलैंड, 3 का है ई है, राइट, 4 का सी है स्टेपी, और फिर हमने पता लग गया, तो हमें आंसर मिल गया है। ठीक है, हमने इस तरीके से कैसे याद किया? हमने क्या देखा कि कम ज़्यादा, हमने क्या किया कि हमें पता है ह्यूमिडिटी प्रोविंस हमने पढ़ा है। यहाँ पे हम इनफैक्ट देखेंगे थर्मल एफिशिएंसी भी देख के रखेंगे। हमेशा याद रखिए कि चीज़ों को उन्होंने जो 1931 में क्लासिफिकेशन दिया था, वहाँ पे उन्होंने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया था। तो एक तो था प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस का, और सेकेंड था थर्मल एफिशिएंसी का। तो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस जो है उसमें उन्होंने ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस दिए थे, जहाँ पे वेजिटेशन का भी उन्होंने जिक्र किया था। ठीक है, और जितना ज़्यादा बड़ा
वैल्यू होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा, वहाँ पे ह्यूमिडिटी होगा। इसलिए क्या है, ए का है वेट, वेट के बाद क्या है ह्यूमिड, वेट हुआ एकदम ही गीले हो चुके, फिर थोड़ा चिट, वेट के बाद हो गया ह्यूमिड बी, सी का हो गया सब ह्यूमिड उससे थोड़ा कम, डी का हो गया सेमी एरिड एंड फिफ्थ है ई का हो गया एरिड। सबसे पहले गीले वेट, फिर है ह्यूमिड, फिर है सब ह्यूमिड, फिर है सेमी एरिड, फिर एरिड। ठीक है, ऐसे ये हमारे ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस है। फिर है आके टेम्परेचर, थर्मल एफिशिएंसी का उन्होंने वैसा ही देखिए लगभग सिमिलर है, बट आप ये ध्यान दीजिए कि ये कैसे दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कि पर्टिकुलर आ जाए, तो वी हैव टू रीड दैट ओके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर होगा ट्रॉपिकल, मीजोथर्मल, माइक्रोथर्मल, ताइगा, तुंद्रा, फ्रॉस्ट। हम इन बारे में और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 1948 में फिर उन्होंने ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस दिया है, उनमें उन्होंने कुछ चेंजेस लाए। वो क्या चेंजेस लाए हम देख सकते हैं कि वो और भी सब सेक्शंस किए, क्योंकि हर एक एरिया अलग होता है, उनके क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, तो वो चीज़ अलग होगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस अलग आए। थर्मल एफिशिएंसी के एक मॉइस्चर इंडेक्स के बेसिस में आया, और एक जो ह्यूमिडिटी प्रोविंस आया वो है थर्मल एफिशिएंसी। तो उन्होंने ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस ही निकाले हैं, पर बेस्ड ऑन उन्होंने मॉइस्चर और थर्मल के ही बेस में, बट उन्होंने और सबसेक्शंस किए हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड रिक्वायरमेंट, क्योंकि दुनिया बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए उनका वो था जहाँ पे उन्होंने जो ह्यूमिडिटी मॉइस्चर इंडेक्स के थ्रू उन्होंने जो ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस, जहाँ आप देख सकते हैं हम लोग सब ह्यूमिड में आते हैं। देखिए कहाँ आते हैं हम लोग आते हैं लगभग ये वाला ड्राई सब ह्यूमिड, मॉइस्ट सब ह्यूमिड का हमारा मिक्सचर है, देखा जाए तो हम उस रीजन में आते हैं। इंडिया को हमेशा ध्यान रखते हुए पढ़ो, ग्लोबल पढ़ना है पर उसके साथ हर चीज़ में हम लोग को इंडिया को भी देखना होगा। मैं आगे बढ़ के एक क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए यहाँ है अरेंज द फॉलोइंग ज्योग्राफिक वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द पब्लिकेशन। हम लोग कई सारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है जो हम लोग पूरे टाइम पढ़ते आए हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते आए हैं, उसके बाद भी हम पढ़े हैं। तो यहाँ क्या है, किसने लिखा है उससे हमें चीज़ों पे ध्यान आ जाएगा, ईयर ना भी याद आए तो भी। ठीक है, हम लोग किस में ध्यान देंगे, किसने एक्चुअली लिखा है। तो ये बहुत ही बड़े एक्चुअली सारे राइटर्स थे, बहुत ही बड़े स्कॉलर्स थे जिन्होंने ये दिया है। तो यहाँ पे क्या है, ज्योग्राफी के जर्नलिस्ट किसने लिखा है, जिन्होंने पैराडाइम डिफाइड कर दिया, राइट, स्पेशल और क्या बोलते हैं रीजनल ज्योग्राफी जो हम लोग के दिए हैं, बर्नार्ड वेरेनियस ने। अल्माजेस्ट किसने लिखा है, अल्माजेस्ट ने लिखा है किसने, टॉलमी ने। पिवट ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा है, किसका थ्योरी है, मैकिंडर का थ्योरी है, राइट, मैकिंडर का थ्योरी है एमजे मैकिंडर, राइट। और कॉस्मोस किसने लिखा है, कॉस्मोस एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो कि लिखा है हम्बोल्ट जी ने। तो यहाँ हमें पता है कि सबसे पुराने ये कौन थे, रोमन थे, ये तो बाद में आए ये सारे। तो सबसे पहला कौन सा होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं 2, तो हम देख सकते हैं दूसरी जगह 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 1 भी सेम है, लास्ट में 4 और 3 का डिफरेंस है। तो हम ये जानते हैं कि जो मैकिंडर का थ्योरी है वो पूरा न्यू है, क्योंकि न्यू इसलिए है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की पूरी बात हुई है, पूरा जो वॉर वाला टाइम था जहाँ कॉलोनीज बन रहे थे उस वक्त का समय का बात है, मतलब 18th सेंचुरी की बात है। तो 1904 में उन्होंने दिया था, और हम जो कॉस्मोस था उन्होंने 1800s में दिया था, तो इसलिए हम्बोल्ट तो उनसे पहले आएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो ये हो जाएगा सही। हम लोग कुछ लोग को देख लेते हैं। क्लॉडियस टॉलमी, यहाँ मैं लाइन से ही दिया है, ये देखिए 150 AD, रोमन थे, ठीक है, क्लासिकल ज्योग्राफिकल थ्योरिस्ट थे। फिर स्ट्रैबो ज्योग्राफी के ग्रीक के थे, ठीक है, वो यहाँ देखिए। और फिर यहाँ देखिए सबसे टॉलमी है, यहाँ पे हम लोग देखते रहेंगे। इब्न खालदून मुकदमा, ये अरब जोग्राफर थे। गर्डाडिस मर्केटर, उन्होंने अटलस लिखा था। बर्नार्ड वेरेनियस जोग्राफिया जनरलिस 1650 में लिखा था, राइट। जॉन स्पीक, ही इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आप अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को देख सकते हैं, कॉस्मोस, ये इतने टाइम पीरियड में लिखे थे, 1800s में लिखे थे, 45 से 62 के बीच में, वो जर्मनी से थे। हालफोर्ड मैकिंडर जो थे उन्होंने लिखा था 1904 में पिवट ऑफ हिस्ट्री, वो ब्रिटिश थे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे यूरोप की बहुत बात हुई है उनके थ्योरी पे। कार्ल रिटर थे, उन्होंने डायरकुंड लिखा था 1822-1859 में, ठीक है, वो जर्मन थे। और कार्ल फ्राइडरिच गॉस, थ्योरिया मोटस कॉर्पोरम कोलेस्ट्रियम, ये सब बहुत सारे उन्होंने मैथमेटिकल ज्योग्राफी के ऊपर उन्होंने लिखा था, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू, अभी देखिए हम मैकेंडर की बात करते हैं, मैकेंडर का क्वेश्चन आ गया है। अकॉर्डिंग टू मैकेंडर्स हार्टलैंड थ्योरी, इन विच पार्ट डज इजराइल लाई? इजराइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इजराइल और पैलेस्टीन। हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी अभी एट द मोमेंट आपके क्या बोलते हैं सारे करंट अफेयर्स में या फिर जो भी चीज़ें न्यूज़ में है, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क लाता है क्वेश्चन के पैटर्न में भी। देखिएगा यूक्रेन, अब यहाँ पे इन लोग क्या बोलते हैं, यूक्रेन हो गया, ये इजराइल पैलेस्टीन हो गया, और भी जिनके साथ हमारे मालदीव्स हो गया, जिनके साथ हमारे भी रिलेशंस में कोई इशू आ रहे हैं या फिर जो बाउंड्री इश्यूज आ रहे हैं, हमको इन पे ध्यान देना होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्या पूछा गया इजराइल के बारे में कि कहाँ लाइक करता है, क्योंकि उनके जो थ्योरी था उन्होंने भाग किया था 3 भागों में, जो कि था पिवट एरिया, मतलब हार्टलैंड एक ही है, इन्होंने हमें ऑप्शन में दे दिया है, कोई बात नहीं। हाँ, इनर क्रिसेंट और आउटर क्रिसेंट, इनर क्रिसेंट को रिमलैंड भी कहते हैं, ठीक है, और आउटर क्रिसेंट। तो ये डिवीजन क्या था, अब ये हमें समझना होगा कि जो यूरोप था, जो यूरोप का भी सिर्फ जो भाग था वो जो अंदर वाला यूरोप, राइट, सेंट्रल यूरोप हो गया, और क्या बोलते हैं ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया हो गया, रशिया भी इंक्लूडेड है यहाँ पे, और क्या बोलते हैं यहाँ पे सेंट्रल एशिया भी आ जाता है। ये इसको हमेशा बोला गया था अगर इसको कब्जे में कर लिया जाए तो फिर पूरी दुनिया जीत ली जाएगी, और जो इनर क्रेसेंट था अगर इस पर कंट्रोल पा लिया जाए तो फिर तो क्या कहना, यूरोप ये जो हमारा हार्टलैंड है वो हमेशा सेफ रहेगा। क्योंकि जो पिवट एरिया या फिर जो बोलते हैं हमारा हार्टलैंड है, उसके बहुत सारे रीजंस थे कि वो हार्टलैंड कहलाया था, क्योंकि उस वक्त था ही माहौल ऐसा कि जहाँ पे जंग का माहौल था, इस वजह से उसको उस तरीके से देखा गया था कि कितना ज़्यादा वो एरिया सेफ है सिक्योरिटी रीजंस के बेसिस पे। तो वो क्या सिक्योरिटी रीजंस है वी विल लर्न। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं इजराइल कहाँ लाइक करता है, तो वो कहाँ करता है, वो एक्चुअली कहाँ आता है, हमारे मिडिल ईस्ट में आता है। मिडिल ईस्ट किसके अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे पता है, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, आपके जो भी क्या बोलते हैं जो आउटर यूरोप की जो पार्ट है, जो आपके ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके इसमें क्या बोलते हैं इनर क्रिसेंट में आ जाता है, रिमलैंड में आ जाता है। तो इंडिया भी कहाँ आएगा, इंडिया आएगा रिमलैंड में ही आएगा। रिमलैंड में क्या आता है, साउथ एशिया भी आता है। तो रिमलैंड और ये इजराइल कहाँ आया, मिडिल ईस्ट वाला, ये हो गया है आपका रिमलैंड में, दैट इज इनर क्रिसेंट। देखिए सेंट्रल कोर एरिया ऑफ यूरेशिया पिवट एरिया को बोला जाता है, ठीक है, कंसिडर द की टू कंट्रोलिंग द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड रिसोर्सेज, पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप इंक्लूडिंग रशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न साइबेरिया। इनर क्रिसेंट जो है सराउंड्स द हार्टलैंड कंसिस्टिंग ऑफ कोस्टल रीजन्स एंड पेनिनसुलास। यहाँ पे क्या आता है, वेस्टर्न यूरोप आ जाता है एक्सक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप इन द हार्टलैंड, मिडिल ईस्ट आ जाता है जिसमें इजराइल आता है, साउथ एशिया हम इंडिया वाले, ईस्ट एशिया भी आता है और साउथ ईस्ट एशिया भी आता है, मतलब टोटल एशिया आता है इसमें, एशिया और मिडिल ईस्ट आता है हमारा, और ईस्टर्न यूरोप भी आता है इसमें। आउटर क्रिसेंट में कौन से आ जाते हैं, जो इंक्लूडिंग मैरीटाइम रीजन्स और जो आइलैंड्स है, और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिया को कंसिडर किया गया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मैकेंडर थे उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी, और जो हमारा ये है जो मैकेंडर का थ्योरी हम मेन पढ़ते हैं, जो मॉडिफाइड था वो ये वाला था 1919 वाला, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी वाला जो किताब था उनका। तो उन्होंने सबसे पहला किताब लिखा था 1902 में ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज करके, सेकेंड है द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री 1904 वाला, 1919 में उन्होंने लिखा था डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, और जो 1943 में लिखा था वो था राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस। ये वो वाला टाइम था, ये देखेंगे आप, ये देखिए कि 1902 है वो कॉलोनाइजेशन वाला पीरियड चल रहा है, ठीक है, वो उस पे फोकस करके लिखा है, ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज करके। सेकंड है आप देखिए 1904 ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, अभी यहाँ पे फाइट्स चल रही है, कॉलोनिज्म की पूरी बात चल रही है, ठीक है। डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, वो ना पूरा मतलब वर्ल्ड वॉर 1 को भी देखे हुए हैं, उस हिसाब से उन्होंने चीज़ों को लिखा हो, क्या कैसे इंपॉर्टेंस रखता है चीज़ें, राइट। और जो राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस वर्ल्ड वॉर 2, तो वो ना उसके कॉन्टेक्स्ट में पूरा लिखा है, जियो पॉलिटिक्स है पूरा यहाँ पे। तो इस तरीके से हार्टलैंड को हमने देख लिया और उसका इनर क्रिसेंट को भी देख लिया है। अब जो बात होती है वो है जो एस्पेक्ट्स थे, सिक्योरिटी, फिजिकल बैरियर्स, सेंट्रल लोकेशन, रिसोर्स वेल्थ है, इसलिए उसको एज अ पिवट या हार्टलैंड कहा गया है। तो यहाँ कहा गया नेचुरल फीचर्स सच एज द आर्कटिक ओशन टू द नॉर्थ, नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशन है, ठीक है, हिमालयस कहाँ है, साउथ में है, एंड वास्ट स्टेपीज एंड डेजर्ट्स, स्टेपीज कहाँ पे है आपके ईस्ट में है, और डेजर्ट्स कहाँ पे है आपके वेस्ट में है, काराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान और ईस्टर्न साइबेरिया, ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए
आपके ये सारे हो गए, उनका पूरा प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया है उसको। तो इस तरीके से फिजिकल बैरियर्स है, सेंट्रल लोकेशन है जहाँ स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस है, ठीक है, मैरीटाइम अटैक्स नहीं होंगे, पानी के थ्रू कोई अटैक नहीं होगा, रिसोर्स वेल्थ है, रिच इन मिनरल्स, एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ था। अब मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन क्यों किया है, स्टेपीज। स्टेपीज कैसे एक फिजिकल बैरियर है, वो तो पूरा खुला मैदान है, वो कैसे एक बैरियर हो सकता है। तो उसको समझते हैं कि बैरियर तो है, स्टेपीज आर वास्ट फ्लैट एंड ओपन ग्रासलैंड्स, तो क्या होगा वहाँ उन लोग रैपिड मूवमेंट और कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी सेना आएगी तो वहाँ पे खुले में उन लोग कैसे वो कर सकते हैं, उन लोग अटैक कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बैरियर है, ठीक है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, स्टेपीज ऑफन हैव लिमिटेड वाटर सोर्सेज एंड वेजिटेशन, तो इतना बड़ा जो सेना आएगा उसको खाना पीना कैसे खिलाया जाएगा, सही है। नोमैडिक जो पॉपुलेशन होते थे वहाँ पे गुरिल्ला अटैक्स होते थे कि उन लोग के ऊपर उनको भी रिसोर्सेज चाहिए होती थी, तो उन लोग अटैक करके, पायरेट्स, जो पायरेट का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास उनके पास जो भी कमी है तो वो चीज़ उन लोग किस तरीके से पूरी करते, चोरी, वो उस तरीके से कि अटैक करके गुरिल्ला अटैक्स होते उसके तरीके से। कम्युनिकेशन एंड सप्लाई भी मुश्किल हो जाता था, तो स्टेपीज एक बैरियर होता था, तो ये समझना ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं 8th क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली लिस्ट द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द अर्बनाइजेशन लेवल्स। अर्बनाइजेशन लेवल्स की बात की गई है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, राइट, तो उसको देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा, ये देख रहे हैं कि अर्बनाइज्ड है वो एरिया, रूरल पॉपुलेशन कहाँ कम है, अर्बनाइजेशन कहाँ है। हम ये समझ चुके कि ये सारे टॉप 4 है देखा जाए तो, क्योंकि वो उन्हीं को शफल करके दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरला। तो हमें ये पता होता है कि जो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है, हमको पता है कि गोवा है। यहाँ देख सकते हैं गोवा के ए और बी ऑप्शंस है। गोवा हम हमेशा टॉप वाला पता होता है और लोएस्ट वाला पता होता है। लोएस्ट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, और टॉप वाला कौन सा है, गोवा। बीच वाला ना हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, राइट। तो हमको इसको कैसे याद रखना है ये हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली में हमें इस तरीके से पढ़ना होगा कि उस एवरेज, जो हमारा इंडिया का एवरेज है ना, कि इंडिया का जो अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि उसके ऊपर और उसके नीचे कौन से स्टेट्स है, ताकि हम उस एवरेज को एज अ मीडियन लेके तरीके से कि हमको चीज़ें ध्यान रखें कि ये वाले जगह में अभी इंडिया से कम, इंडिया के एवरेज के हिसाब से कम हो रहा है। हमारा पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए ताकि हम रिलेटिवली पढ़ सके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जानते हैं कि गोवा है, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें ये पढ़ना होगा कि इसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है। तो वो कौन सा है, यहाँ पे एक्चुअली होगा मिजोरम, तमिलनाडु, केरला। कैसे हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही डार्क है, बहुत ज़्यादा 42 यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पर हमारा मेन वहाँ पे जो जो क्वेश्चन दिए थे उनको हम देखिए। यहाँ पे गोवा है, ठीक है, गोवा है, ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे केरला, तमिलनाडु, मिजोरम, गुजरात, राइट। ये है ना, कर्नाटका नहीं है, ये नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रखी है, और पोटेंशियल भी हम देख सकते हैं 2031 तक ये देखिए पूरा फैल जाएगा, सदर्न इंडिया पूरा ही अर्बनाइज्ड हो जाएगा। वेस्ट बंगाल भी अर्बनाइजेशन के उसमें है, और ये देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तो है ही। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्टेड भी देख सकते हैं किस तरीके से लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन बढ़ने वाला है। तो यहाँ देखते हैं, जो मैं बोल रही थी कि ये हमारा एवरेज है 31.1, इंडिया का जो अर्बनाइजेशन लेवल है वो 31.1 है। उसके ऊपर कौन से है, गोवा फर्स्ट है, सेकंड मिजोरम है, थर्ड तमिलनाडु है। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, यहाँ 62.2% है, 60% से भी ज़्यादा है यहाँ पे अर्बनाइज कम्युनिटीज़। फिर है मिजोरम 51.5%, मतलब ये दो 50% से ऊपर है। आप डिवाइड करके पढ़िएगा उसको, जितना आसानी से फिर याद रहेगा, ठीक है। गोवा, फिर मिजोरम है, फिर तमिलनाडु है, और फिर केरला है, फिर महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है, फिर है यहाँ पे गुजरात, फिर है कर्नाटका, ठीक है, फिर है पंजाब, क्योंकि ये लोग पोटेंशियल रखते हैं। पंजाब, अंडमान निकोबार, हमें इनको अलग से पढ़ना है, ठीक है, यूटीज़ को। यहाँ पे दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, फिर चंडीगढ़ में, फिर पौंडीचेरी में है, ठीक है, फिर पंजाब, अंडमान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो हम वहाँ देख रहे थे कि प्रोजेक्टेड वाले में कैसे ये सारे इसमें इंक्लूड होने ही वाले हैं। तो
जो वहाँ पे लेवल अभी बहुत ज़्यादा है, इंडिया के एवरेज से ज़्यादा है, तो उनमें पोटेंशियल भी है कि वो अर्बनाइज ज़्यादा होंगे। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि सदर्न इंडिया लगभग अर्बनाइज हो जाएगा 31 तक। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, पहला क्या है गोवा, उसके बाद है मिजोरम, मिजोरम के बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद है केरला, केरला के बाद है महाराष्ट्र, गुजरात। अब इतना ध्यान रखिएगा। और नीचे से अब ये देखिए, ये यहीं पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि नीचे से क्या हालत है। अभी देखिए यहाँ से 16 से लेके 32 तक यहाँ पे ऐसे हालत है कि जहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 10% अर्बनाइजेशन है, मतलब 90% क्या है, 90% आपका रूरल पॉपुलेशन है। तो देखा जाए तो एचपी में सबसे कम अर्बनाइजेशन, सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है, फिर बिहार है, फिर असम है, फिर उड़ीसा है और फिर मेघालय है। तो हमें ये 31.1 को याद रखना है, जो हमारा इंडिया का एवरेज अर्बनाइज जो पॉपुलेशन है उसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड टाइप्स इन इंडिया। देखिए सेंसस के ऊपर इतना क्वेश्चन आ चुका है कि क्या बताया जाए कि 2011 का सेंसस आया हुआ है और अभी हो रहा है 2024। आना 2021 में था, कोविड की वजह से डिले हो गया, पर उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि अब वो सैचुरेशन आ चुका है, पर सेंसस का वो बहुत ज़्यादा अलग नज़रिए से आप देखना चाह रहे हैं। अब वो क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे कि लिटरेसी रेट क्या है, किसका क्या है, क्या आपके लाइन से आप उसको वो कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए। अभी ये पैटर्न थोड़ा बदल रहा है। देखिए उन लोग हाउस होल्ड टाइप की बात कर रहे हैं। हाउस होल्ड टाइप हमारा बहुत ही अनोखा है, इंडिया का ऐसा कल्चरल क्या बोलते हैं प्लूम है एक तरीके से, कि जहाँ पे डाइवर्सिटी भरी हुई है और हम लोग भी अभी भी ऐसे है कि हम लोग इंडिविजुअलिस्टिक नहीं हुए हैं। चाहे न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही है पर हम आज भी कनेक्टेड हैं। तो इसलिए हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही अनोखा है और बहुत ही अलग है। ऑल्दो हमारे जैसे और भी ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे ऐसा अभी भी है, जैसे मेक्सिको हो गया और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर भी ऐसा ही माहौल है और साउथ एशिया में ऐसा ही है। तो वो इसीलिए हमें ये देखना भी ज़रूरी है हाउस होल्ड टाइप कैसे होते हैं। तो हमें पता है कि ऑब्वियसली न्यूक्लियर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू जॉइंट पॉपुलेशन, क्योंकि अब वो कम होता जा रहा है समय के साथ, जॉब और बहुत सारी चीज़ों की वजह से, जो रीजन से हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा बहुत कम होता जा रहा है। ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो नहीं बनेगा, बट वी विल रीड इट। तो क्या है कि जहाँ पे 20% है वो क्या है, जॉइंट फैमिलीज हैं, एक्सटेंडेड या जॉइंट फैमिलीज हैं, और जो 70% है वो न्यूक्लियर है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो इंडियन हाउस होल्ड का जो स्ट्रक्चर है ना वो कलेक्टिविस्टिक है, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं, अभी भी नहीं है। हम चाहे ऑफशूट्स होते जा रहे हैं, रूरल ऑफशूट ऑफ रूरल एक्सटेंडेड और जॉइंट फैमिलीज, हम ऑफशूट्स है। ऑफशूट का मतलब क्या होता है, ब्रांचेस, रूट्स है ना। ऑफशूट्स हमारी ब्रांच निकलती जा रही है, वो एक रूटेड है। हम लोग रूट अभी भी हमारे वहीं पे जुड़े हुए हैं, हम आज भी वहाँ से कनेक्टेड है, लोग अपने फैमिली से कनेक्टेड है, बट वहाँ के हम लोग ऑफशूट होते जा रहे हैं ड्यू टू सेवरल रीजंस विच वी विल लर्न, ठीक है। तो वो क्या क्या है, Younger generations establish independence. Second है family split for economic और social reasons. And third है migration and urbanization. ठीक है, younger generation establish independence ऐसी बात है कि जो young generation अभी आ रही है वो क्या बोलते हैं, शादी करके अलग हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि they are not connected to their families. उन लोग पूरी तरीके से connected है, but they are preferring to stay alone. Okay, so इस तरीके से क्या है, becoming offshoots of the original joint और extended family, पर connections टूटा नहीं है। Family split for economic और social reasons. Sometimes families divide due to economic pressures and distribution or social changes. The resulting smaller units are offshoots of the original family structure. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि due to several reasons, जैसे बताया कि social reasons हो गए या फिर economic reasons हो गया, ऐसे land को बंटवारा होना और चीज़ें इस तरीके की चीज़ें जब हो जाती है तो आपके मतलब कि परिवार टूटते हैं पर कहीं ना कहीं लिंक नहीं छूटता है, ठीक है। माइग्रेशन अर्बनाइजेशन विथ ग्रोइंग अर्बनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे को चाहिए, हमें अच्छा वेलबींग भी चाहिए। तो क्या हो रहा है कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों का मतलब कि साथ छूट रहा है बट डोरी नहीं टूट रही है। बस वैसी ही बात है कि ये सारी रीजंस की वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज डेवलप ज़्यादा कर रहे हैं। तो 70% क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, 20% आपका क्या है, जॉइंट एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज है। ये है हाउस होल्ड स्ट्रक्चर। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन, विच स्टेट इज द हाईएस्ट कॉफी प्रोड्यूसर इन इंडिया। हम इसको समझते हैं कि देखिए यहाँ पे लगभग सदर्न स्टेट्स को ही दिखाया गया है। कौन से, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। इट शुड बी ओडिशा, ठीक है। तो क्या है, केरला,
तमिलनाडु, कर्नाटका और उड़ीसा। एक्चुअली देखिए यहाँ पे सिमिलर क्या क्लाइमेट मिलेगा, यहाँ पे मैंने कॉफ़ी को भी ऐसा चाहिए, अच्छा प्रेसिपिटेशन चाहिए, अच्छा सूदिंग वेदर भी चाहिए, पर एक जो कोर चीज़ जो चाहिए वो है अच्छा सॉइल। सॉइल कैसा चाहिए, वो लैटेराइट सॉइल विथ मतलब प्रॉपर ड्रेनेज एंड इट शुड बी ब्लैक। तो इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा कहाँ है, कर्नाटका में है, ठीक है। तो कर्नाटका इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। क्या है वो कॉफ़ी, दो तरीके की कॉफ़ीज़ होती है, एक होता है रोबस्टा और एक होता है अराबिका, ठीक है। तो ये ना कर्नाटका एटलीस्ट 70% इंडिया का एक्सपोर्ट करती है, और सिर्फ एक्सपोर्ट मतलब प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ क्या आंसर हो जाता है, कर्नाटका हो जाता है। क्या है, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ग्लोबल रैंकिंग हमारे इंडिया की है 8th लार्जेस्ट कॉफ़ी ग्रोवर है, हम लोग 8th लार्जेस्ट कॉफ़ी ग्रोवर है। मेजर कॉफ़ी टाइप हम कौन सा करते हैं, रोबस्टा। रोबस्टा और अराबिका मैंने बताया, तो रोबस्टा का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और वो कितना है, 72% होता है टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन का, ठीक है। 72% हम लोग रोबस्टा उगाते हैं, ठीक है। 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रोबस्टा कॉफ़ी है हम लोग, 5वें नंबर पे है रोबस्टा का प्रोडक्शन में, और 8 नंबर पे क्या है, टोटल कॉफ़ी के प्रोडक्शन में हम लोग। ये मेन कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कर्नाटका 71% है, उसके बाद क्या है, कर्नाटका के बाद है केरला, फिर थर्ड है तमिलनाडु जाके 5% है, और उसके बाद आता है उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, स्मॉलर प्रोपोर्शन में वहाँ पे होता है। और की प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तमिलनाडु का निर्गली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे वो कौन सा रीजन है, अराबिका ग्रोइंग रीजन। अगर आप रोबस्टा का बताएंगे तो कहाँ पे हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है। और जो डिस्ट्रिक्ट जो कि बहुत फेमस है रोबस क्या बोलते हैं अराबिका के लिए, जो कि नहीं ज़्यादा उगाया जाता है इंडिया में, वो कहाँ है, नीलगिरी तमिलनाडु में, ठीक है। ये देखिए जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या है, मैंने बोला रिच न्यूट्रिएंट डेंस वोल्केनिक एंड लैटेराइटिक सॉइल चाहिए होता है कॉफ़ी को उगाने के लिए। सिर्फ जियोग्राफिकल क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉइल से ही नहीं है, एक हिस्ट्री का पार्ट भी आ जाता है। हमने बोला था ना, स्पेस इज डिफाइंड बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री इट एक्चुअली पोजेस। तो वही बात है कि कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है, प्लांटेशन की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत ही बड़े स्केल में जो 18th सेंचुरी में उन्होंने प्लांटेशन की इकोनॉमी को जमा के गया, उस चीज़ के वजह से वो इतने बढ़िया से इस्टेब्लिश हो चुका है इंडस्ट्री कि वहाँ पे कॉफ़ी इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और उस तरीके से दूसरी जगहों में उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश ग्लोबली। फिश की बात हो रही है, मैं बंगाली हूँ, मछली वाला प्रदेश है, और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअली वेस्ट बंगाल इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, ठीक है। तो यहाँ हम किसकी बात करें, हम ग्लोबल लेवल की बात करें कि हाईएस्ट बोला है, नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट। क्वेश्चन में आया था लार्जेस्ट का, बट मैंने इसको थोड़ा सा अलग किया क्योंकि हमको पढ़ना होगा, हमें और भी चीज़ों को देखना होगा और रीजंस देखने कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। पहला चाइना है, वी नो दैट, चाइना सबको हमारा पहला जनरली पता होता है, ठीक है, बट सेकेंड कौन सा है वो हमें नहीं पता। यहाँ पे फर्स्ट 4 दिए हुए हैं, ठीक है, चाइना फर्स्ट है, इंडिया का भी हमें पता है कि वो थर्ड है। अभी न्यूज़ आर्टिकल निकला था पीआईबी का, वहाँ पे पब्लिकेशन हुआ था, गो थ्रू इट, ऑलवेज बी अवेयर व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, ठीक है, कि ये जो फिश प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उस बारे में पीआईबी में निकला था। तो वहाँ पे क्या है, इंडिया थर्ड रैंक है, तो फर्स्ट तो गया चाइना, ठीक है। तो पेरू और इंडोनेशिया बचता है। तो पेरू कैसा कंट्री है, पेरू के वहाँ पे हम्बोल्ट करंट चलता है, एल नीनो वाला जो अभी चीज़ सब चल रहा है। आप अभी जानते हैं, एक मैं आज आर्टिकल पढ़ रही थी जहाँ पे आई गेस नमीबिया है, जहाँ पे ऐसा हुआ है कि एल नीनो के वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि वहाँ पे खाने की कमी हो चुकी है, फूड सिक्योरिटी में वैसे ही वो बहुत पिछड़ा था, और वहाँ क्या हुआ है कि अब ऐसा हो गया है कि अब वाइल्ड एनिमल्स को किल करके खाना होगा क्योंकि इतना बुरा हालत है वहाँ पे ड्यू टू एल नीनो, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। यू जस्ट कांट थिंक ऑफ कि दे हैव टू ईट हिप्पोपोटामस एंड ज़ीब्रा वगैरह, तो वो है ना उन लोगों के पास मजबूरी, इतना बुरा हालत है। तो एल नीनो ने इतना ज़्यादा इफेक्ट किया है लाइव्स को। तो उस तरीके से जो हम पेरू पे हम आते वापस, पेरू में ऐसा है कि वहाँ पे हम्बोल्ट करंट होता है, वहाँ पे अच्छी फिश प्रोडक्शन होती है, ठीक है, फिश प्रोडक्शन होती है, पर वहाँ पे जब एल नीनो का सिचुएशन होता है और ये जो चेंजेस होती रहती है तो इस वजह से कहीं ना कहीं डामाडोल होता है, पर अच्छी फिश प्रोडक्शन होती है। पर इंडोनेशिया एक ऐसा जगह है जहाँ वो पूरा एक आइलैंड नेशन है, वो विशाल आइलैंड नेशन है, इसलिए वहाँ क्या है, सेकेंड नंबर पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है फिश का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा।
ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये एक स्केल दिया हुआ है। स्केल कैसे, आप देखिए यहाँ पे जो कलर्ड वाला है वो दिखा रहा है आपको फिश का प्रोडक्शन का, और जो सिर्फ लाइंस करके दिए हैं ना ऐसे करके, ये जो आप देख रहे हो ये गोल है, उसके ऊपर एक लाइन है, वो लाइन क्या है, एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर और फिश प्रोडक्शन में क्या अंतर है? फिश प्रोडक्शन का मतलब होता है, पहले एक्वाकल्चर बोल देती हूँ। एक्वाकल्चर का मतलब होता है जो आपके आप फार्म कर रहे हैं, आप उसको आप अपने चारा दे के, आप अंडे करके, उसके बाद आप लोग मतलब उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा कर रहे हैं जहाँ पे उस तरीके की चीज़ को एक्वाकल्चर बोला जाता है। और जो फिश प्रोडक्शन होता है वो दोनों को मिला के होता है, जो वाइल्ड में भी मिल रहा है, रिवर हो या समुंदर, और वो एक्वाकल्चर को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। तो फिश प्रोडक्शन देखिए, आप देख सकते हैं चाइना में सबसे ज़्यादा है, सेकंड है आप देख सकते हैं एक्वाकल्चर में हम लोग इंडिया ज़्यादा है। ये थोड़ा लाइट दिख रहा है कि ब्लैक बैकग्राउंड है, तो सेकंड में हम एक्वाकल्चर में हम सेकंड है, पर फिश प्रोडक्शन में हम थर्ड है, ठीक है। और इंडोनेशिया है सेकंड नंबर पे फिश प्रोडक्शन में। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, देखिए यूरोपियन यूनियन में भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे गोल्ड कोस्ट वगैरह है, इधर भी काफ़ी ज़्यादा फिश प्रोडक्ट, सॉरी ये साउथ ईस्ट एशिया, ये है पेरू, पेरू में भी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कलर, ठीक है। ये क्या है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पेरू, ठीक है। यूएस में भी है पर कम है, यहाँ पे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यहाँ पे फिर गर्म पानी आता है तो वहाँ पे अच्छा फिश प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा एक डायग्राम है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, ये फिश प्रोडक्शन की बात चल रही है, ठीक है। और यहाँ हम देख सकते हैं ग्लोबल रैंकिंग इन फिश है हमारा तीसरा है, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन कितना है, 8% देते हैं हमारा फिश प्रोडक्शन का, हमारा क्या भाग है 8%। ग्लोबल रैंकिंग इन एक्वाकल्चर क्या है, सेकेंड। फिश प्रोडक्शन में क्या है, थर्ड है। और एक्वाकल्चर में क्या है, जो मतलब कि एक्वाकल्चर मतलब फिश फार्मिंग और कल्टीवेशन स्पेसिफिकली इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स, वो है एक्वाकल्चर, उसमें हम लोग सेकेंड आते हैं, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन दिख ही रहा है, काफ़ी ज़्यादा है। 21 में 162.48 लाख टन है, और 19-20 में था 141.64 टन। वेस्ट बंगाल हाईएस्ट लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर तमिलनाडु, फिर ओडिशा, फिर केरला। वर्ल्ड में क्या था, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, वियतनाम, पेरू, रशिया, यूएसए, और यहाँ वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, केरला। अब 12th में आते हैं, मैच द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स विद देयर टाइप्स। ये बहुत ही ईजी है, हम ये पहले से करते हुए ग्रेजुएशन में पहला जो सेमेस्टर होता है हम यही पढ़ लेते हैं। तो ये हम जानते हैं कि युवाला बहुत ही सिंपल है, इसलिए हम इसको देख लेते हैं। युवाला किसका है, युवाला है कास्ट का। यारडांग किसका है, योलियन का, ठीक है। नेचुरल लीवी किसका है, फ्लूवियल का। और जो सर्क है वो है ग्लेशियल। तो क्या हो गया, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला सही। अब यहाँ ये ध्यान देना होगा कि हमें सारे जो क्या बोलते हैं लैंडफॉर्म्स है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, मतलब डिपोजिशनल इरोजनल को बहुत अच्छे से। एक और हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, वो है कौन सा, पेरीग्लेशियल, और ये है ग्लेशियो फ्लूवियल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ना ज़्यादातर टच नहीं करते हैं हम लोग, पर इसको पढ़ना भी ज़रूरी है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जब हम पढ़ेंगे कैसे ग्लेशियर और फ्लूवियल प्रोसेसेस एक साथ चल रहे होते हैं। तो एओलियन लैंडफॉर्म्स में इरोजनल जो पार्ट है वहाँ जैसे ज़्यूगन हो गया, यार्डन्स हो गए, ड्राइकेंटर हो गया, ब्लोआउट्स होते हैं। ब्लोआउट्स क्या है, एक्चुअली सैंड ड्यून का ही जो पार्ट है वो उड़ के जो एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है, वो ब्लोआउट्स है। इंसेलबर्ग्स एंड डेजर्ट पेवमेंट्स। और जो यूलियन लैंडफॉर्म है, जो डिपोजिशन है, अर्ग हो गया, रिपल्स हो गया, बारखान, लॉन्गिट्यूडनल, ये ड्यून्स के फिर जो वेराइटीज़ है, ये वो सारी चीज़ें दी है डिपोजिशनल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इरोजनल फीचर्स में ये धीरे धीरे ये डू लाइन हुआ, फिर उवाला बना, फिर पोल्हे बना। मतलब छोटा है जब वो डू लाइन है, जब वो बड़ा बन गया यू शेप दिख रहा है आपको, युवाला याद रखिएगा, ठीक है। वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, डू लाइन एक छोटा सा बिंदु सा छोटा सा एक जगह हुआ, वाला उससे ज़्यादा जब लाइमस्टोन बने धीरे धीरे विदर होता जा रहा है। और जो क्या बोलते हैं पोल्हे है, वो जब टूट जाता है तो वो है पोल्हे। तो ये है इरोजनल लैंडफॉर्म है। और फिर हम यहाँ देख सकते हैं सर्क होता है, ये जो डिप्रेशंस होते हैं, और वहाँ पे जब पानी बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन वगैरह, तो वहाँ पे जब पानी जम जाता है उसको सर्क लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने देख लिया कि हाँ ये सारे फिर हो चुके हैं। यहाँ हु प्रपोज द प्लैनेटेसिमल थ्योरी। प्लैनेटेसिमल थ्योरी क्या है, हम लोग जब स्टार्ट करेंगे अपना थ्योरी पढ़ना, हमारा जब ज्योग्राफी का जो मेन ओरिजिन ऑफ अर्थ को पढ़ेंगे, तो तब हम लोग ये इससे
पढ़ेंगे प्लैनेटेसिमल थ्योरी। प्लैनेटेसिमल है क्या चीज़, प्लैनेटेसिमल को समझना ज़रूरी है और बहुत आसान है। हम जानते हैं कि लायल जियोलॉजी बैकग्राउंड से थे और उनका काम इस पर नहीं था, वो बाद के एक स्कॉलर है, डार्विन इवोल्यूशन से थे और हटन जी भी नहीं है। तो यहाँ पे तो आंसर है चैम्बरलिन एंड मोल्टन, चैम्बरलिन और मोल्टन। पर एक्चुअली प्लैनेटेसिमल थ्योरी क्या है, हल्का सा जिस्ट ले लेते हैं और उसके लिए फॉर्मेशन प्रोसेस को समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। वहाँ पे 3 चीज़ें हो रही होती है, वो है एक्रीशन, एक्रीशन क्या है बहुत आसान शब्दों में मैं समझा दूंगी, ग्रोथ, और थर्ड है प्लैनेट फॉर्मेशन। एक्रीशन का मतलब होता है इन द अर्ली सोलार सिस्टम जो डस्ट और आइस पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे थे सोलार सिस्टम में, वो कहीं ना कहीं जब एक दूसरे के इर्द गिर्द आए ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड ग्रेविटेशन फोर्सेस। कभी आपने बाल घिस के देखा है, बाल खड़े हो जाते हैं, हाँ वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। उस वजह से वो जब कोई चीज़ ना वो मूवमेंट में रगड़ खाता है ना तो वो एक एनर्जी डेवलप होता है। तो इस वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे छोटे छोटे कण जुड़ते गए और जब वो जुड़ते जुड़ते वो बड़ा सा एक चीज़ बन चुका था, वो प्लैनेट बनने लगा है। प्लैनेट बना नहीं है, जब बनने लगा एक बड़ा सा बनने लगा तो उसको कहते हैं वो प्लैनेटेसिमल। जब जुड़ जुड़ के वो छोटे छोटे कण, आइस डस्ट पार्टिकल्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है, तो वो क्या है, उसको कहते हैं प्लैनेटेसिमल, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया, प्लैनेटेसिमल थ्योरी बोला। और उन्होंने लिक्विड फॉर्म की बात नहीं की थी, उन्होंने सॉलिड की बात की थी, सॉलिड से कैसे बना अर्थ उसकी बात की है। तो यहाँ देखते हैं कि प्लैनेटेसिमल थ्योरी एक एक्चुअली क्रिटिक था किसका, नेबुलर हाइपोथेसिस का। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि मज़ा आएगा कैसे क्यों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ना। पैराडाइम शिफ्ट्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, वो एकदम कहानी की तरह होते हैं। हमारे पीबी राणा सर जब हम लोग को पढ़ाते थे, हम लोग को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था क्योंकि वो स्टोरी की तरह बताते थे। और जब हम ये जब पढ़ेंगे उसको और डिटेल में तो बहुत समझ में आएगा आप लोग अच्छे से कि प्लैनेट्स फॉर्म फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स दैट कूल्ड एंड कंडेंस्ड फ्रॉम गैसेस एक्सट्रैक्टेड बाय अ पासिंग स्टार। कोई स्टार जा रहा था, उसके गैस पार्टिकल्स, उसके जो थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स, वो सारे जब वो फिर एक साथ घर्षण हुआ तो उसकी वजह से ये चीज़ हुआ। और ये जो थ्योरी था वो 1905 में आया था और जो नेबुलर हाइपोथेसिस था वो 100 साल पहले आया था। उसके बाद वो उस चीज़ को मान्यता मिल चुकी थी पर उसको क्रिटिक की तरह उन्होंने फिर चैम्बरलिन और मोल्टन ने दिया था। चैम्बरलिन ने मेनली इनिशिएट किया था, मोल्टन उनके असिस्टेंट थे और वो उन्होंने उनको हेल्प किया उस चीज़ पे काम करने पे। और इस तरीके से हम प्लैनेटेसिमल थ्योरी हम समझ लिए। अकॉर्डिंग, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू थॉमस माल्थस थ्योरी हाउ मेनी इयर्स डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ। अच्छा ठीक है, तो माल्थस जो है उनका थ्योरी क्या है, पॉपुलेशन के ऊपर है। पॉपुलेशन थ्योरी वो उस समय इस वजह से इतना चला था क्योंकि उस समय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था, वहाँ पे लोग बढ़ते जा रहे थे, डेथ्स भी हो रही थी पर पॉपुलेशन की इंक्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा थी और रिसोर्सेज ना प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, इसलिए कम है रिसोर्सेज हिसाब से देखा जाए, टेक्नोलॉजी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई थी। तो इस वजह से थॉमस माल्थस का जो वे ऑफ थिंकिंग था उस समय पर वो नेगेटिव नार्सिसिस्टिक बोला गया उनको, पर उनका थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा आँख खोल देने वाला था। कैरिंग कैपेसिटी की बात की थी उन्होंने, बहुत ही अलग टेक लिया था चीज़ को समझने के लिए। उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन इतना बढ़ जाएगा कि चीज़ें, रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा, प्रोड्यूस खत्म हो जाएगा, फिर कैसे जिएंगे, सबकी इस तरीके से बात की थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात की थी और अरिथमेटिक ग्रोथ की बात की थी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, दिस इज व्हेन समथिंग इंक्रीजेज रैपिडली ओवर टाइम। आपने कार्टून वगैरह में देखा होगा कि ऐसे स्नोबॉल ऐसे हिल से गिरने लगा और धीरे धीरे जाते जाते बड़ा सा हो गया, ऑसवर्ल्ड में था और गिर के घर में टूट जाता है। तो वो क्या, वो एक्सपोनेंशियली एकदम छोटा सा गोल से वो कैसे इतना ह्यूज बन गया, एकदम से डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, चौगुना हो गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियली बोला जाता है। और जो अरिथमेटिक ग्रोथ होता है, अरिथमेटिक ग्रोथ का मतलब होता है व्हेन समथिंग इंक्रीजेस बाय फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे 1 को हम 1 से ही ऐड करते रहेंगे तो कंटिन्यूस जो एडिशन होगा उसको क्या कहते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ। यहाँ पे मतलब कि उसका एकदम से ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है चीज़ें। तो आप इससे ही से समझ जाएंगे कि एक्चुअली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसको कहना चाह रहे थे और अरिथमेटिक ग्रोथ किसको कहना चाह रहे थे। तो पहले मैं उसमें आती हूँ, उससे पहले बताना चाहूँगी कि यहाँ पे कौन सा ईयर था, 25 साल का बोला था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होगा कि डबल हो जाएगा पॉपुलेशन का ग्रोथ, वो होगा 25 साल होगा, ठीक है। तो वो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है और अरिथमेटिक ग्रोथ है वो किसके बारे में बात की गई थी, पॉपुलेशन की बात की गई थी और फूड सप्लाई की बात की गई थी। फूड सप्लाई क्या है, उनका कहना था कि पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाएगा, एक्सपोनेंशियली वो डबल होता जाएगा, पर खाना वो सफाइस नहीं कर पाएंगे, कैसे उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। तो की आर्ग्यूमेंट दिया था, पॉपुलेशन विल इवेंचुअली आउटस्ट्रिप फूड सप्लाई लीडिंग टू फमीन एंड वाइड स्प्रेड सफरिंग। फमीन का बहुत दिक्कत था वहाँ पे, तब टेक्नोलॉजीज इतने अच्छे नहीं थे।
तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को किससे हमने किया, पॉपुलेशन से किया। ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। और फूड सप्लाई को कैसे किया, अरिथमेटिक ग्रोथ से। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया पॉजिटिव चेक्स, प्रिवेंटिव चेक्स, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम थ्योरीज को कवर करेंगे, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। What type of soil which accounts for over a quarter of the world's share and supports wheat cultivation is found in Ukraine? देखिए मैंने बोला ना अभी कि इजराइल के ऊपर क्वेश्चन आ गया, अब यूक्रेन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। आया ज्योग्राफी से रिलेटेड है, पर क्वेश्चन कौन पे आ रहा है, जो अभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट पे है। तो यूक्रेन का जो क्या पूछा गया कि ऐसा सॉइल बताइए जो वीट को मतलब वीट कल्टिवेशन को सपोर्ट करता है और वो वर्ल्ड का 1/3 हिस्सा उसके पास, हाँ तो सॉरी 1/4 उसके पास है। तो बड़ी चीज़ है, 1/4 जो है वो कैसे है, कौन सा सॉइल है। यहाँ पे कोई जो सॉइल है वो है चर्नोजेम। हम चर्नोजेम को समझते हैं। चर्नोजेम अभी हम लोग जानेंगे, पॉटजोल, लैटराइट, एंडोसॉल। बट चर्नोजेम क्या चीज़ है हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि हम लोग इंडिया में सिर्फ ब्लैक सॉइल पढ़ते हुए आए हैं। चर्नोजेम हमारे इंडिया में उस हिसाब से नहीं है, तो हम लोग उतना अच्छे से नहीं जानते हैं, पर अब देखते हैं। चर्नोजेम जो होता है वो हाईली फर्टाइल सॉइल होता है, आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड अदर सीरियल्स। ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है, काला सॉइल होता है। क्योंकि काला इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको ना रशियन में चर्निल को मतलब होता है ब्लैक, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लैक सॉइल, ठीक है। ओवर 25% ऑफ द वर्ल्ड्स चर्नोजेम सॉइल इज फाउंड इन यूक्रेन इटसेल्फ, ठीक है। तो परसेंटेज इन इंडिया जब देखते हैं तो हमारे यहाँ पे टिपिकली नहीं मिलता है, तो इसका हम लोग अपने इंडिया से कोरिलेट सिर्फ कर सकते हैं हमें ये करने के लिए कि ब्लैक सॉइल के इतने भी तरीके होते हैं, हमको नहीं पता था। लेट्स सी। तो ये जो आयन हम लोग जनरली जानते हैं यूएस सॉइल टैक्सोनॉमी को, कि जो क्लासिफिकेशन किया है सॉइल टैक्सोनॉमी को, और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन उसमें है। रशियन क्लासिफिकेशन, चाइना का क्लासिफिकेशन है, कनाडा का क्लासिफिकेशन है, यूक्रेन का क्लासिफिकेशन है, और एक और कौन सा है, WRB। अब ये जो है ना, ये इन लोग को जो ये देखता है नेशनल ब्लैक सॉइल टाइप्स जो होते हैं, वो नेशनल इसलिए बोला कि ये कंट्री वाइज है ना, तो इसलिए ये वहाँ पे उन लोग ये सारी चीज़ों को देखते हैं। और जो INBS है, INBS क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर ब्लैक सॉइल, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देखता है, ये क्लासिफिकेशन को बताता है। वो कौन सा है, WRB, वर्ल्ड रेफरेंस बेस देता है कि दूसरे कंट्रीज भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ जो है WRB ने जो ब्लैक सॉइल के टाइप्स बताए हैं वो कौन से है, चर्नोजेम हो गया है, कैस्टेनोजेम्स हो गए हैं, फेनोजेम्स हो गए, ठीक है। ये हमें ब्लैक सॉइल के टाइप पता चले। और जो ये दूसरे जगहों में, यूएस में क्या बोला जाता है, ब्लैक, इसी को चर्नोजेम को मॉलीसॉल्स बोला जाता है। ये चीज़ जो यूक्रेन को पूछा गया है वो किसी और जगह का ही पूछ सकता है। तो क्या है, यूएस टैक्सोनॉमी में क्या बोला जाता है, मॉलीसॉल्स बोला जाता है। चर्नोजेम्स रशियन, क्योंकि रशिया और यूक्रेन पास पास है तो और उनका मीनिंग एक ही है, रशियन ही टर्म है वो, तो वो क्या होगा, वहाँ पे भी चर्नोजेम ही बोला जाता है। आइसोह्यूमिसॉल्स कहाँ बोला जाता है, चाइना में बोला जाता है आइसोह्यूमिसॉल्स। चर्नोजेमिक थोड़ा सा ही अलग है, चर्नोजेमिक वो कहाँ बोला जाता है, कनाडा में बोला जाता है। और चर्नोजेम्स फिर से बोला जाता है वो यूक्रेन, हमारा यूक्रेन जो हमने पढ़ा अभी। तो ये देखिए यहाँ पे वर्ल्ड क्लासिफिकेशन में हम जब देखते हैं कि जो चाइना में क्या बोला जा रहा था, आइसोह्यूमिसॉल्स, नेशनल जो वाला था INBS वाला, ठीक है। कनाडा में चर्नोजेम ही बोला जाता है, चर्नोजेमिक्स भी बोला जाता है। यूएस में मॉलीसॉल्स भी बोला जाता है, अर्जेंटीना में मॉलीसॉल्स बोला जाता है। कहाँ का मॉलीसॉल, यूएस, अर्जेंटीना। कनाडा में चर्नोजेम, रशिया और यूक्रेन में चर्नोजेम, ठीक है। चाइना में आइसोह्यूमिसॉल्स, ठीक है। और यहाँ हम देख सकते हैं, आपको प्रॉपर शायद क्लियर नहीं दिख रहा, रशिया में, फिर कनाडा में, फिर यूएस में, और फिर चाइना में, ऐसे करके ब्लैक सॉइल्स जो ये चर्नोजेम है ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सॉइल लेयर होराइजन, लेयर मतलब होराइजन की बात कर रहे हैं, डज एल्यूविएशन टिपिकली अकर। इल्यूविएशन ये सारे जो चीज़ें ना, एमिग्रेशन, ठीक है, ये जो टर्म्स है ना, इसको हमें थोड़ा एल्यू को समझना होगा ताकि आप इस चीज़ को समझ सके कि एक्चुअली एल्यूविएशन है क्या। ये बहुत ही आसान है क्योंकि ई यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें पता है कि अगर ई यहाँ पे है तो ई होराइजन के साथ हम मैच कर सकते हैं। बट एक्चुअली एल्यूविएशन होता क्या है वो समझते हैं कि एल्यूविएशन का लेयर क्या है, और जो ये इल्यूविएशन भी है वो क्या है। जो एल्यूविएशन का लेयर है वो है ये जो ई होराइजन से मतलब है उसका, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है, वाटर पर्कुलेट्स, ये ना ये होराइजन के पास में, ये तो ह्यूमस वगैरह रहता है, वो में ऑर्गेनिक मैटर है, मेन तो ए होराइजन से ही स्टार्ट हो रहा है। तो जब पानी पर्कुलेट होता है तो पानी आता है, और यहाँ पे जो भी मिनरल्स है
हाँ रॉक है, वो ना क्या होता है लीच होना शुरू हो जाता है। लीच का क्या होता है मतलब पानी की वजह से वहाँ पे वो जो लीच्ड विथ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये पानी की वजह से वो सारे अंदर आ रहे होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है और वहाँ पे वेदरिंग शुरू हो जाती है, लीचिंग होनी शुरू हो जाती है और इस वजह से इस लेयर में बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन ई, ए के बाद ही आता है, ओ के बाद ए फिर ई में होता है एलिविएशन लेयर बोलते हैं। एलिविएशन कहाँ होता है, बी होराइजन में होता है। ये क्या है, मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द अपर सॉइल होराइजन्स आर डिपॉजिटेड। ये तो यहाँ पे पर्कुलेशन हो रहा है, पर अब जो डिपॉजिशन हो रहा होता है ना वो ये देखिए बड़ा बड़ा ये यहाँ पे हो रहा होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोला जाता है, क्योंकि वो जो चीज़ें जो ऊपर से आ रही है चीज़ें वहाँ डिपॉजिट कहाँ हो रही है, वो यहाँ हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे रेगोलिथ आ जाता है, हार्ड रॉक आने लगता है, तो इस वजह से ये चीज़ें हो रही होती है। ठीक है, तो एल्यूविएशन ऊपर है और इल्यूविएशन बाद में है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ऐसे करके देखो ई ऊपर रहेगा, इल्यूविएशन ऊपर है, बी होराइजन को क्या बोलते हैं आई। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं एक चीज़ कि ई जो होराइजन है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट कहाँ पे है, आपने पढ़ लिया ठीक है हो गया ख़त्म, नहीं, प्रोमिनेंस कहाँ पे है वो जगह आपको पता होना चाहिए। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये ज़्यादातर आपको प्रोमिनेंस मिलेगा पॉटजोल सॉइल्स में। ये देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा, टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलेगा, पॉटजोल सॉइल्स में मिलेगा, हाई रेनफॉल एरियाज में मिलेगा और ओल्ड और मैच्योर सॉइल्स। बात ही हो रही है पर्कुलेशन की, जब पानी ही गिरेगा तभी लीचिंग होगा प्रोसेस और तभी एलिविएशन का लेयर ही बनेगा। ठीक है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या होता है, मॉडरेट टू हाई प्रेसिपिटेशन वेल डेवलप्ड सॉइल्स होते हैं, ये तो पॉटजोल है। ठीक है, पॉटजोल में आपको ये जो होराइजन है वो बहुत अच्छे से दिखेगा। हाई रेनफॉल एरियाज जो होते हैं वो एक्सेसिव रेनफॉल लीड्स टू एक्सटेंसिव लीचिंग, तो पॉटजोल और लैटराइट में भी यही चीज़ है। ओल्ड और मैच्योर सॉइल जो हो जाते हैं, जो बहुत पुराने सॉइल हो सकते हैं, वो भी क्या बोलते हैं वहाँ पे लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सॉइल डेवलपमेंट विद प्रोनाउंस्ड एलिविएशन हो गई। तो इस तरीके से पॉटजोल और लैटराइट को आप उसके साथ याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉनिफरस ट्री, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कॉनिफरस ट्री की बात करें, कॉनिफरस मतलब वही जो कांटेदार पेड़ होता है, हमें बहुत बढ़िया लगता है जब पहाड़ में जाते हैं, तो वो जो कांटेदार पेड़ है हमें पता है, चीर पाइन तो हम लोग का अपना नेटिव है, हम लोग के उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वगैरह में है, और सडार भी एक पाइन ही है, एक तरीके का क्या बोलते हैं कॉनिफरस ट्री ही है, और रेडवुड भी हम लोग को ठंड वाली जगहों में ही मिलता है, कॉनिफरस ट्री ही है। महागनी एक ऐसा ट्री है जो कि आपको ट्रॉपिकल एरियाज में मिलता है, वो एक भारी ट्री है, महोगनी का बोलते हैं ना, तो ये नहीं है, सिर्फ महोगनी आंसर है इसका, जो कॉनिफरस ट्री नहीं है। ये देख लीजिए, चीर पाइन हमारा वेस्टर्न हिमालय का नेटिव है, सडार और रेडवुड ऑल आर कॉनिफरस ट्रीज, दे बियर कोन्स। यहाँ मेन क्या चीज़ है, दो चीज़ों का मतलब होता है, एक होता है वहाँ पे कोन्स होंगे और उनके पास नीडल लाइक स्केल लाइक लीव्स होंगे। ठीक है, महोगनी क्या है, ब्रॉड लीफ हार्डवुड ट्री है। जो पहाड़ में होते हैं वो हार्डवुड ट्री नहीं होते, ये जैसे है ना ब्रॉड लीफ और हार्डवुड ट्री है एंड इज नॉट क्लासिफाइड एज कॉनिफरस। ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, ये 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होगा जगह का, बरसात 1200 से 2500 मिलीमीटर होगा, ह्यूमिडिटी हाई होगी और वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होगा, तभी महोगनी वहाँ पे ग्रो करेगा। कॉनिफरस ट्रीज हम देख लेते हैं, रेड स्प्रूस हो गया, सिटका स्प्रूस हो गया, स्प्रूस, वेस्टर्न हेमलॉक, सडार देवदार, ईस्टर्न हेमलॉक, हिक्स व्यू, एटलस सडार, वेस्टर्न लार्च, जापानीज यू, नोबल फर, बॉल्ड सिप्रस, कैलिफोर्निया रेडवुड, जायंट सिक्वा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे हो गए कॉनिफरस ट्रीज। The teleological approach in geography was given by which of the following scholars? Teleological approach किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन evolution थे, right? Evolution. कार्ल मार्क्स मार्क्सिज्म, फ्रॉयड थे साइकोलॉजी से, फादर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है, और तो कौन बचता है, कार्ल रिटर। कार्ल रिटर मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर के हिसाब से भी पाया जाता है, और ये किसके कंटेम्प्रेरी है, किसके कंटेम्प्रेरी है, कार्ल रिटर, बताइए, हम्बोल्ट के कंटेम्प्रेरी है, उन्हीं के साथ था, उनका आई गेस डेथ उनके पहले हुआ था। ही इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफर्स, थॉट ही वॉज अ डेडिकेटेड फील्ड वर्कर एंड बिलीव्ड इन एम्पिरिकल रिसर्चेस। टेलियोलॉजी का एक्चुअली एक मीनिंग होता है, वो समझ लीजिए पहले, कि उनको भगवान पे विश्वास था कि भगवान होते हैं, और ये था विश्वास। टेलियोलॉजी का एक और रीज़न था कि कोई भी चीज़ हो रहा होता है उसका पर्पस और एक गोल होता है। ठीक है, टेलियोलॉजी का मतलब ये था कि कोई पर्पस ज़रूर होता है, कोई चीज़ हो रही होती है, तो वो था, उनका रिलेटिव था। मोरोवर रिटर वाज अ टेलियोलॉजिस्ट एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड एंड नॉट एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक थे हम्बोल्ट, कभी पूछ सकते हैं। तो दी
Term agnostic refers to perspective where one neither confirms nor deny the existence of something or certain phenomena. ठीक है, वो the context of metaphysical और theological questions. In a broader sense, it means remaining neutral or undecided की बात हो रही है. तो in geography, the teleological approach interprets landform features as having inherent purposes or functions such as rivers shaping fertile valleys for agriculture. रिवर वैली ही बना रही है सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए, मतलब रीजन होना चाहिए तभी वो पर्पस है उसका. ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड अर्बन ग्रोथ पर्पसफुल ड्रिवन बाय द एडवांटेजेस फीचर्स ऑफ देयर लोकेशन. वहीं पे ह्यूमन सेटलमेंट होगा जहाँ पे वो एडवांटेज देख रहा है. ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, वही टेलियोलॉजी है. कार्ल रिटर ने दिया था. द ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज नोन एज, बहुत सिंपल है. यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग जन, इसके ऊपर और इसके ऊपर. हाइपोसेंटर को फोकस भी कहते हैं, तो आप लोग को याद रहेगा. तो क्या है कि एपी सेंटर का मतलब, जो एपी का मतलब होता है ना, ये ग्रीक वर्ड है. ग्रीक वर्ड क्या है? एपी का मतलब होता है अबव और ओवर, मतलब कोई चीज़ है उसके ऊपर, इसी को कहते हैं एपी. कोई चीज़ ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर है. तो मतलब ये कहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, तो वो क्या होगा? फोकस के ऊपर क्या है? एपिसेंटर है. तो ये क्या हो जाएगा? कहाँ अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है? हाइपोसेंटर या फोकस पर. तो ये देख सकते हैं फोकस ये रहा, उसके ऊपर ये जो है वो उसके ऊपर ही होता है, 90 डिग्री पे होता है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? एपिसेंटर कहा जाता है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ पे और जहाँ पे आप लोकेशन है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर देखा जाता है इस तरीके से. यहाँ एक फॉल्ट क्रिएट हुआ है, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बढ़ता और कम होता जाता है. और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग स्कॉलर्स. चलिए, बड़ा आसान सा है, बताइए क्या होगा? एरियल डिफरेंशिएशन और एक्सेप्शनलिज्म. एक्सेप्शनलिज्म शॉफर जी आए थे, एफ के शॉफर, उन्होंने इस चीज़ पे फिर से बोलबाला किया गया था, और वो किनके साथ थे? रिचर्ड हार्टशून के साथ थे. रिचर्ड हार्टशून का क्या था? एरियल डिफरेंशिएशन. और एक्सेप्शनलिज्म एक्चुअली जो पहली बार 1700s में किया था वो थे इमानुएल कांट. इमानुएल कांट थे. बिहेवियरलिज्म किसने दिया था? कर्क ने. कर्क माने उसके प्रोपोनेंट थे. और ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी थे यूफूटवान. यूफूटवान थे. एक्सेप्शनलिज्म क्या है? ज्योग्राफिक एरिया इन यूनिक एंड शेप्ड बाय डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्रोसेसेस, वही होता है एक्सेप्शनलिज्म. एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट रीजन्स एंड एरियाज वैरी इन देयर फिजिकल एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. और बिहेवियरल मॉडल आप ये मैं पढ़ चुके हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. आगे हम कंटिन्यू करेंगे इनको और फिर आपसे फिर मुलाकात होगी. थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस. चलिए, नमस्ते.